नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और इसका नोटिफिकेशन जो शासनादेश जारी हुआ है उसमें 3 बड़े विवाद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ विवाद और हैं, कुछ कन्फ्यूजन और हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो 3 बड़े विवाद हैं, जैसे शैक्षिक अर्हता को लेकर के, विषय चयन को लेकर, पदों की संख्या को लेकर के, 50% की बाध्यता को लेकर के, इसके अलावा ट्रांसजेंडर को लेकर के बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं जिनका स्पष्टीकरण ना तो गवर्नमेंट ने शासनादेश में दिया है और ना परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने भी इसका स्पष्टीकरण किया हुआ है। कुछ हमारे साथियों ने निदेशालय पर यानी SCRT पर और PNP पर कॉल भी किए, वहाँ से भी इन चीज़ों पर स्पष्ट जो सूचनाएं हैं वो नहीं प्राप्त हुई। तो इस भर्ती में क्या विवाद हैं, यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्हीं विवाद के कारण इस भर्ती में आगे चल कर के डिले होगा। आप लोग जानते हैं 18 अप्रैल को परीक्षा है और हम चाहते हैं कि 18 अप्रैल को परीक्षा हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इन सारी चीज़ों में दिक्कतें हो रही हैं और वो इस भर्ती को लेकर के फंसाएंगे। और जाहिर सी बात है, अगर किसी के अधिकारों का हनन होगा, किसी के अधिकार छीने जाएंगे, तो फिर वो तो अपने रास्ते के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये भर्ती फंसे। सिर्फ जो विज्ञापन में, नोटिफिकेशन में, शासनादेश में चीज़ें हैं उन पर आपको स्पष्टीकरण देना है। बहुत से लोग जो है इस वीडियो में देखना कैसे कैसे कमेंट करेंगे, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ जो चीज़ें यहाँ पर शासनादेश में दी गई हैं जिनमें अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, उस चीज़ों को यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर सरकार अपना स्पष्टीकरण दे कि आखिर क्या होना चाहिए इन चीज़ों पर। और जो अभ्यर्थी इस सारी चीज़ों को लेकर के असमंजस में, डाउट में, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वो लोग कैसे अपना फॉर्म भरे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पर स्पष्टीकरण लेना है। ठीक है, तो क्या क्या विवाद हैं वो देखिए। सबसे पहला विवाद है शैक्षिक अर्हता को लेकर के। जो शासनादेश जारी हुआ है उसमें शैक्षिक अर्हता स्पष्ट नहीं की गई है कि जो 50% वाली चीज़ें हैं, जैसे बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने PG बेस पर B.Ed किया हुआ है, ग्रेजुएशन में उनका 50% नहीं है, 45% है, 46 है, 47 है, 48 है, 49 है, 50% नहीं है, तो वो अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ें नोटिफिकेशन में नहीं बताई गई हैं। जबकि PNP को या गवर्नमेंट को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 50% से जिसका नीचे है, अगर वो रिजर्व कैटेगरी में है तो फॉर्म भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। या फिर जिन लोगों ने B.Ed PG के बेस पर किया हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर किया हुआ है, BA में उनका ग्रेजुएशन में 50% से कम है, लेकिन हायर में यानी PG में उनका 50% से ज़्यादा, तो जो लोग PG के बेस पर किए हुए हैं वो लोग इस भर्ती में फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। भले आप फॉर्म ना भरने देते, लेकिन कम से कम ये एक लाइन तो लिख देते तो बच्चा कन्फ्यूज तो नहीं रहता, सारी चीज़ें उस पर पता चल जाती। ठीक है, हालांकि ऐसे कई सारे कन्फ्यूजन वाली स्थिति पहले ही भर्तियों में हुए। जैसे 69 शिक्षक भर्ती की बात करें, उसमें भी ऐसे ही कुछ नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बाद में अभ्यर्थी कोर्ट गए और कोर्ट से उनको स्पष्टीकरण मिला। कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि 50% से जिसका नीचे है उनको B.Ed करने का मौका दिया गया है। सीटेट या टेट क्वालिफाई हैं तो इस भर्ती में भी उनको स्थान मिलना चाहिए। वैसे भी इनमें भी हम ये कहेंगे कि इन अभ्यर्थियों को भी स्थान देना चाहिए, नहीं तो फिर उसको B.Ed करने का, TT क्वालिफाई करने का क्या मतलब हुआ। तो पहला पॉइंट ये है कि ये जो स्पष्ट शैक्षिक अर्हता, इसको लेकर के जो स्पष्टीकरण गवर्नमेंट ने, PNP ने नहीं दिया है, इसको जरूर दे। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं इस मामले को लेकर के कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक पोस्ट है, हालांकि ये एक YouTube चैनल
है जिन्होंने ये सारी चीज़ें कही हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि जिनका भी 50% से कम है, अगर वो याची बनना चाहे तो 2500 रुपये देना होगा, और याची नहीं बनना चाहे तो उसको 1000 रुपये का सहयोग करना होगा। ये जीमेल आईडी भी बाकायदा जारी की गई है डॉक्यूमेंट मंगाने के लिए, याची बनने के लिए। तो इस तरह वाला काम शुरू हो गया। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं जिनका 50% से कम है। अगर ये मामला कोर्ट जाता है तो निश्चित रूप से ये भर्ती फंसेगी। मैं नहीं चाहता हूं कि भर्ती फंसे, लेकिन जिनके अधिकारों का हनन होगा, ठीक है, वो कोर्ट जरूर जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, मेरा काम सिर्फ आपको सूचना देना है कि आखिर क्या चल रहा है इस पूरे इंटरनेट में, इस पूरे भर्ती को लेकर के। वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकायदा मेरा इस याचिका से कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर जो विवाद है वो विषय चयन को लेकर के है। विषय चयन को भी स्पष्ट नहीं किया गया है। जैसे जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन किया हुआ, बीएससी किया हुआ है, तो वो बीएससी वाला अभ्यर्थी है, वो क्या एसएसटी ले सकता है, क्या हिंदी ले सकता है, क्या इंग्लिश ले सकता है, क्या संस्कृत ले सकता है, या उसको सिर्फ गणित विज्ञान ही लेना होगा। इस पर भी कोई भी स्टेटमेंट नोटिफिकेशन में, शासनादेश में नहीं दिया गया है। ये देना चाहिए था। ऐसे छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम चयन करें, सब्जेक्ट किस बेस पर चयन करें, ग्रेजुएशन के बेस पर चयन करें कि टीटी के बेस पर चयन करें। ये सारी चीज़ें जो नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं है। और दोस्तों यहाँ तक की बात करें, जब बच्चा फॉर्म भरने जा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन कर रहा है, वहाँ पर भी वैकल्पिक विषय चयन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया कि आखिर परीक्षा किस सब्जेक्ट की आप देंगे। कैसे वो बच्चे समझेगा कि हम किसकी तैयारी करें। हाँ ठीक है। और जो नोटिफिकेशन जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म में तो कम से कम विषय चयन का ऑप्शन देना ही चाहिए कि आप किस विषय के लिए आवेदन करना चाहें। पहला विषय तो कॉमन है, जीएस वाला पोर्शन कॉमन है। जो 3 विकल्प इन लोगों ने दिए हैं, काक भाषा वाला है, खा है सामाजिक विज्ञान वाला, गा एसएसटी वाला। तो ऑनलाइन फॉर्म में इस चीज़ को मतलब मेंशन करना चाहिए था, चॉइस करवानी चाहिए थी कि कौन सा विषय आप ले रहे हैं। ठीक है, जैसे यूपीटीटी का भी फॉर्म होता है तो वहाँ पर पूछा जाता है कि भाई आप एसएसटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं कि विज्ञान गणित के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो जब यूपीटेट में सीटेट में पूछा जाता है तो इस भर्ती में क्यों नहीं पूछा जा रहा है। ये बहुत एक पता नहीं कैसे लोग वेबसाइट डेवलपमेंट किए हैं कि वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं रखे हैं कि विषय चयन को लेकर के। ये भी एक बहुत बड़ा विवाद है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये भी फंसाएगा भर्ती को। इसके बाद तीसरा दोस्तों पॉइंट ये है विषय पदों को लेकर के, विषयवार पदों को लेकर के। ये मालूम चला है सूचना अखबारों के द्वारा या नोटिफिकेशन के द्वारा कि 1894 पद हैं, जिसमें से 390 पद प्रिंसिपल के हैं, लगभग 1504 जो पद हैं वो सहायक अध्यापक के लिए। लेकिन विषयवार पदों को इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर भाषा में कितने पद हैं, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत में कितने कितने अलग अलग पद हैं, कितने आपके एसएसटी के पद हैं, कितने विज्ञान के पद हैं। इस पर भी स्पष्टीकरण नहीं मिला है और हम चाहते हैं कि इस पर स्पष्टीकरण मिले। ठीक है, कुछ लड़कों ने फ़ोन भी किया एससीईआरटी को और पीएनपी को, तो वहाँ से ये कहा गया कि भाई एससीईआरटी को फ़ोन किया गया तो यहाँ पर ये कहा गया कि भाई जो परीक्षा है वो पीएनपी करा रहा है, पीएनपी से बात करो। शैक्षिक अर्हता को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन है पीएनपी से बात करो। जब अभ्यर्थियों ने पीएनपी को कॉल किया तो पीएनपी वाले कह रहे हैं कि हमारा काम सिर्फ भर्ती कराना है, सारा रूल्स रेगुलेशंस ये हमारा निर्धारित करने का काम नहीं है। संबंधित अधिकारी को, निदेशालय को, या जहाँ से वहाँ बात करो। इस तरीके से अधिकारी एक दूसरे के ऊपर टाला वाला दे रहे हैं। और वेबसाइट में जो नंबर जारी किए हेल्पलाइन नंबर, उनको मिलाते रहोगे वो कभी लगेंगे भी नहीं। ये हाल है यहाँ पर यूपी की भर्तियों का। चलो 3 बातें आपको समझ में आ गई होंगी, चौथी बात और कर लेते हैं। चौथी बात दोस्तों ये यहाँ पर बहुत से ऐसे भर्ती हैं दोस्तों, जो सपोज करो कि 2009 में किसी ने बीएड में एडमिशन लिया, ठीक है, लेकिन सत्र लेट हो गया। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सत्र बहुत ज़्यादा लेट होते हैं। ठीक है, जैसे फैजाबाद हो गया, आगरा हो गया, जौनपुर यूनिवर्सिटी हो गया, कोई भी हो सकता है। तो जैसे मेरे पास आज कई सारे कॉल आए कि सर हमने बीएड 2009 में किया है,
एडमिशन 2009 में लिया था, लेकिन परीक्षा 2013 में हुई है और उसका जो हमारे पास रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है, जो मार्कशीट में डेट लिखो, इशू डेट लिखी है, वो 2013 की लिखी है। जब हम ये सारी डिटेल्स फॉर्म में भर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म में, तो वहाँ पर सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। इस तरीके भी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, तो इस पर भी क्या हल निकलेगा? अब कैसे बच्चा फॉर्म भरेगा? वो अपनी रियलिटी चीज़ें भर रहा है, सब कुछ सही सही भर रहा है, लेकिन फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है उसका। तो इस पर क्या होना चाहिए? इस पर भी स्पष्टीकरण भैया दे दो तो सही है। ठीक है, 5वां पॉइंट देख लो। 5वां पॉइंट दोस्तों ये है कि ट्रांसजेंडर को लेकर के, ट्रांसजेंडर को जब कानूनी मान्यता मिली है, ठीक है, तो ट्रांसजेंडर का ऑप्शन ही नहीं दिया है सेक्स कैटेगरी के अंतर्गत। मेल फीमेल का ऑप्शन दिया गया, ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो खैर देना चाहिए था, भले ट्रांसजेंडर हो या ना हो, कुछ बहुत तो अभ्यर्थी होते ही हैं हर कैटेगरी के। ठीक है, तो ये 2 खैर बड़े विवाद हैं, लेकिन 3 बड़े विवाद हैं। हम चाहते हैं इस पर जल्दी से जल्दी स्पष्टीकरण आए। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।